मंच पर एकदम गंभीर चेहरा, आवाज ने न उतार न चढ़ा और फिर दर्शक हंसते हंसते दोहरे। ये जादू सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। 6 दशकों से राजनीति, समाज और हमारी रोजमर्रा की विडंबनाओं पर उनका व्यंग ऐसे वार करता है कि हंसी भी फूटती है और सच भी चुभकर उभरता है। पद्मश्री और काका हाथरसी जैसे सम्मान बस उनके प्रभाव की औपचारिक मोहर है। असल पहचान है उनका वह ब्लैंक एक्सप्रेशन जो हर मंच को ठहाकों से भर देता है। आज हम बात करेंगे कवि सम्मेलनों की विरासत को अपने अंदाज से अमर बना देने वाले भारत की पहचान, हास्य और व्यंग्य के अनमैच्ड मास्टर कवि सुरेंद्र शर्मा जी से। कविताओं की तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, मैं तो कॉमर्स में विद्यार्थी रहा, इंग्लिश मीडियम से रहा, पर हिंदी के प्रति लगाव रहा। तो आपको हास्य में ही क्यों इतना इंटरेस्ट आया? मैं हास्य से लोग जानते थे, पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी, पर कविता के माध्यम से कभी भी तब नहीं हुआ था। टेलीविजन नहीं होता तो क्या सुरेंद्र शर्मा जी को उतनी प्रसिद्धि या पहचान मिल पाती जो आज मिल पाई? नहीं, उससे पहले भी मिली हुई थी। वो कैसे? गुलशन कुमार मेरे घर आते थे कि एक तो आपकी आवाज, आपकी पहचान है, तो इसको कहीं और भी यूज किया है आपने कि या केवल कवि सम्मेलनों में ही? नहीं, और जगह तो आवाज बंद ही रहती। जिस आवाज के पैसे मिलते हैं उससे और जगह क्यों बर्बाद करूं? अगर किस दिन भगवान सामने आ जाए, क्या कहेंगे उनसे? मैं उससे ये कहूंगा, जो अपना काम है वो कर, मेरे काम में क्यों दखल देगा। गंगा भी नहीं नहाते ना। क्या परिवर्तन देखा है कवि सम्मेलनों में, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही? पहले कवि सम्मेलन 100% कविता युक्त थे, आज 90% कविता मुक्त है। आज कवि सम्मेलन में पहले हास्य होता था, आज उपहास है। आप इतने चर्चित व्यक्ति हैं, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको पहचाना ही ना हो? कभी तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाया। जिंदगी भर औरों से बात करते हुए निकल गई, अपने को जानने का वक्त कहाँ मिलता है। दुख आपके व्यक्तिगत होने चाहिए, सुख सार्वजनिक। हम लोगों ने सुख को व्यक्तिगत कर लिया और दुख को सार्वजनिक कर दिया। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका नमस्कार। शाला पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी, या यूं कहें द सुरेंद्र शर्मा जी, तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी? आप कविताओं की तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, मैं तो कॉमर्स में विद्यार्थी रहा, इंग्लिश मीडियम से रहा जी, और कभी भी पर हिंदी के प्रति लगाव रहा। कुछ हमारे दोस्तों का सर्कल ऐसा था जो सिर्फ हंसी मजाक की बात करते थे। उस चक्कर में 1 साल कॉलेज अटेंड ही नहीं किया तो फेल हो गए थे। अच्छा 6-7 दोस्त थे, सारे फेल हुए थे उसमें। अच्छा। तो फिर एक नए व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा। वह मैं हास्य से लोग जानते थे, पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी, पर कविता के माध्यम से कभी भी तब नहीं हुआ था। मतलब चुटकुले सुनाना आपका शौक रहा? चुटकुले भी, फिर काका हाथरसी की कविताएं कॉलेज में सुनाते थे। अच्छा, उनकी कविताएं सुनाया करते थे आप सबको। तो आपको हास्य में ही क्यों इतना इंटरेस्ट आया? बहुत सारी और भी तरीके थे कविताओं के या लोगों से जुड़ने के। और दूसरा तरीका कौन सा था? या तो मैं अपने व्यापार में बढ़ता आगे। मेरा फादर का आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था। अच्छा। तो उसमें मैं काम बटाता था उनका, उस काम को देखता भी था। खुद अब दवाइयां बनाई हैं मैंने। लेकिन इस माध्यम में जब मंच पर पढ़ने लगा तो लोगों को हास्य पसंद आया, फिर कवि सम्मेलन सुनने जाता था। अच्छा। तो उस समय लगा कि ये जो बातें कर रहे हैं, इससे बढ़िया बातें तो हम दोस्त लोग आपस में ही कर लेते। तो एक ने कहा एक कविता लिख ले। वो लिख ली। कविता थी या नहीं थी ये नहीं मालूम, लेकिन वो सुना दी, हिट हो गई। अच्छा। तो फिर लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। वैसे कोई मकसद नहीं था कि मुझे इसके जरिए आगे बढ़ना है, वो बाद में प्रोफेशन। पहले तो हॉबी थी, जो मिलता था वो खर्च कर देते थे। शौकिया शुरू हुआ था जो धीरे धीरे आपका करियर ही बन गया। बाद में कैरियर बनना, कैरियर बनने में 4-5 साल लगे उसको।
हाँ, स्वाभाविक है, किसी भी काम को करने में समय तो लगता ही है। आपका एक अपना स्पेशल, एक तो आवाज है आपकी और एक तरीका है जो आपको औरों से अलग करती है। तो ये आपका नैसर्गिक है या इस पर आपने कोई काम भी किया कि मुझे ये स्टाइल बनाना? नहीं नहीं, विमलेश जी पढ़ते थे, एक राजस्थानी के हाँ जी, हास्य हाँ कवि जी। थे हाँ जी। विमलेश जी। वो भी इसी तरह गंभीर रह करके अच्छा। रचना पाठ किया करते थे और कवि सम्मेलन में उनको ही सुनने अच्छा, जाता था। उन्हें ज्यादा सुनते थे आप। तो आपकी आवाज आपकी पहचान है, तो इसको कहीं और भी यूज किया है आपने कि या केवल कवि सम्मेलनों में ही? नहीं, और जगह तो आवाज बंद ही रहती है। जिस आवाज के पैसे मिलते हैं उससे और जगह क्यों बर्बाद करूं? ये भी इसलिए बात पत्नी है। से भी कम बात करता हूँ क्योंकि इसके पैसे मिलते हैं मुझे। आप अपनी पत्नी को इतना केंद्र बनाकर लिखते हैं, कभी गुस्सा नहीं होती कि मुझे क्यों बीच में ले आते हो? क्योंकि कमाई वही लेती है ना, तो इसलिए गुस्सा होने की बात ही नहीं होती। टेलीविजन पर आप एक दिन आए और रातों रात फेमस हो गए, तो ये कैसे हुआ? अगर टेलीविजन नहीं होता तो क्या सुरेंद्र शर्मा जी को उतनी प्रसिद्धि या पहचान मिल पाती जो आज मिल पाई? नहीं, उससे पहले भी मिली हुई थी मुझे। वो कैसे? टी सीरीज ने हम्म। कविताओं का कैसेट निकाला था, 4 लाइना। गुलशन कुमार मेरे घर आते थे कि एक कविताओं का कैसेट किया बनाना चाहता हूँ, तो उनको बना। उन्होंने मेरी कैसेट से कमाना शुरू किया और एक वंदना वाजपेयी थी सिंगर, उससे लता जी के गाने गवाए। अच्छा। एक ऑर्केस्ट्रा रख दिया और वो गाने गाती रही। सारे लता जी के गाने जो HMV 50 रुपए का या 45 रुपए का कैसेट बेचती थी, गुलशन कुमार ने वो कैसेट 9 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तो एक झटके में अब कोई टैक्सी वाला है, आम आदमी, वो 45 रुपए की क्यों खर्चेगा? चाहे उसकी क्वालिटी खराब हो, आवाज खराब हो, कुछ भी हो, पर उसने वो लेना शुरू कर दिया और करोड़ों में उसकी भी बिकी और करोड़ों में मेरी कैसेट भी बिकी। उससे पॉपुलरिटी हुई। उसके बाद आप टीवी पर पहुंचे? उसके बाद टीवी पर आए। आप का बचपन कहाँ रहा? वैसे तो आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका बचपन दिल्ली में बीता? दिल्ली में बीता सारा बचपन। सारा बचपन दिल्ली में ही बीता। मैंने वैसे तो जनरली जितने भी बड़े आदमी होते हैं, अगर उनसे हम पूछें कि आपका बचपन कैसा रहा, तो वो बताते हैं कि बड़ी कठिनाइयों में बीता। तो आपके भी क्या बचपन की ऐसी कोई कहानी है? बड़ी शानदार बीता, कोई कठिनाई नहीं थी। अच्छा। मेरा आज तक जिंदगी में कोई साल कठिनाई का नहीं गुजरा, पहले से बेहतर गुजरा। ये आपकी शायद जीवन के प्रति सकारात्मक? नहीं, मेरा व्यापार था। पिताजी का आयुर्वेदिक दवाइयों का काम था, तो कोई ऐसी बात नहीं। गांव में बहुत बड़ी जमीन थी हमारे पास। दिल्ली में भी पिताजी ने 2 भैंसें पाल रखी थी शास्त्री नगर में, उसका दूध पीते थे। पिताजी को ये था कि लग्जरी आइटम्स जो नेसेसिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, लग्जरी में उनका विश्वास नहीं था। मतलब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए सारी, अच्छे ढंग से पूरी अच्छे ढंग से पूरी होनी चाहिए। मैंने किसी से सुना भी था कि कुछ रथ की भी कोई कहानी है आपके बचपन से जुड़ी हुई, ऐसा कुछ है? रथ की क्या कहानी है? गांव में हमारे रथ था। हाँ जी। गांव में जो रथ होता है वो सबसे संपन्न व्यक्ति की निशानी होती है। जी बिल्कुल। हमारे रथ भी था, बैल भी थी, गाड़ी भी थी, ऊंट भी था, बैल भी थे। तो किसी के ब्याह शादी में रथ हमारा जाता रहता था, ऐसी बात थी। रथ भी 4 पहियों का था, जिसमें अगले भाग में, पिछले भाग में महिला बैठती थी, आगे पुरुष बैठते थे। तो नारनौल से रथ आता था, जब माँ जाती थी और मैं जाता था, तो 5 घंटे लगते थे 15 किलोमीटर में। दिल्ली तक? नारनौल से गांव तक, जहां मैं पैदा हुआ था, 15 किलोमीटर था, रेत थी पूरी। अच्छा। कोई पक्की सड़क नहीं थी। और घर पहुंचने पर 15 किलोमीटर दोनों बैलों को 1-1 किलो देसी घी पिलाया जाता था कि बहुत थक गए होंगे। जब आप इतने संपन्न परिवार से आए और आपने कहा कि पिताजी का आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम था, और ऐसे में जब आपने इसको चुना करियर के तौर पर कि मुझे कवि बनना है, या इस तरह से अपना क्षेत्र आपने बदल दिया बिल्कुल,
तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? मैंने कहाँ बदला, ना उन्होंने बदला। वो भी काम करता था, ये भी करता था, अच्छा, दोनों काम साथ साथ दोनों कर काम कम। जब पिताजी कमजोर हो गए शरीर से, हम्म। तब उन्होंने उस काम को बंद किया। अच्छा, आप साथ साथ उनके काम करते रहे और साथ साथ कविताएं भी करते रहे। ये भी सुना है मैंने कि आपने अपनी शादी से ही लगभग 7-8 साल पहले ही पत्नियों पर व्यंग लिखने शुरू कर दिए थे। हाँ, तो और आपके पिताजी को लगता था कि शायद आप किसी के साथ पहले से ही रिश्ते में हैं। नहीं, पिताजी को नहीं लगा, तो उन्हें लगा कि लोगों को ये लगेगा इसकी तो शादी हो गई तो रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, अच्छा, ये उनको था। उनको ये नहीं लगता था कि आप क्यों पत्नियों को ही आप लिखते व्यंग पत्नियों पर ही और थे? मेरे पिता ने आज तक नहीं सुना, मुझे लगेगा कहाँ से। उन्होंने सुना ही नहीं आपको? मैंने सुना ही नहीं उनको। तो पिता बैठा है सामने, तो मैं हंसी की बात कैसे करूंगा। ये भी एक सम्मान की बात है। माँ बैठी है, पिता है, बुजुर्ग बैठे हैं, गांव के ताऊ बैठे हैं, तो नहीं सुना सकता। उस एक नियम होते हैं हर परिवार के कि बड़े के साथ आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, सामने बैठ कर नहीं कर सकते। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आज के समय में तो ये बहुत ही जरूरी है शायद। जब आपका ये परिवार पूरा है, चलिए पत्नी को तो आप पैसे दे रहे हैं इसीलिए वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अब तो आपके पोते पोतियां भी हैं, तो वो नहीं कहते आप मेरी दादी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इतनी हिम्मत होती है क्या किसी की? ये मेरे बेटे, जो मेरी हिम्मत नहीं हुई मेरे बाप के सामने बोलने की, मेरे पोते की हिम्मत होगी मेरे सामने बोलने की? अगर ना बेटे की होगी। ये वही संस्कार दूरी है। मैं आज भी बनाए रखता हूँ। बहुत अच्छी बात। मेरे पोते हैं, बेटे हैं, तो वो टू द पॉइंट बात करता हूँ मैं उनसे। ये नहीं कि हंसी ठट्ठे में बैठ करके उनसे बात करूँ। नहीं, उनका मन तो होता होगा ना? हाँ? उनका मन तो होता होगा अपने दादाजी के साथ मजाक मस्ती करे। उनका मन, उसको किसी की हिम्मत है क्या? मन क्या होता है देख, ना मेरा मन किया ना उनका मन किया, ना मैंने आज तक अपने बच्चों को गोदी में उठाया। हालांकि मेरा बेटा जो है अपने बच्चों को गोदी में उठा कर खिलाता है, उनसे बात करता है, मैंने नहीं करता कभी। चलिए, अभी कवि सम्मेलनों पर हम आते हैं कि कवि सम्मेलनों का इतिहास लगभग 100 वर्षों पुराना है और आपको भी लगभग 60 वर्ष यहाँ हो गए। नहीं, ज्यादा ही होगा, बल्कि ज्यादा ही हो, हाँ ज्यादा ही हो गए। ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इन 160 वर्षों में आपने क्या परिवर्तन देखा है कवि सम्मेलनों में? सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही। पहले कवि सम्मेलन 100% कविता युक्त थे, अच्छा, आज 90% कविता मुक्त है। में कविताएं ही नहीं है, हैं? कविताएं ही नहीं है। जो जिसे कविता कहते हैं वो नहीं है, कम है। आज कवि सम्मेलन में वीर में पहले जोश होता था, आज उत्तेजना है। हाँ, ये पहले हास्य होता था, आज उपहास है। हास्य उपहास का अंतर भूल चुके। आलोचना को विरोध मान लिया जाता है आज की तारीख में। पहले बोलने की आजादी थी, आज बोलते हुए सोचना पड़ता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सरकारों की? सरकारों की या पब्लिक की भी बात करो ना। पब्लिक को वो सुनने की आदि नहीं है, सच नहीं सुनना वो चाहते। सत्ता पक्ष का होता है, उसके लोग बैठे हैं, उन्हें नहीं पसंद कि हमारी सत्ता के खिलाफ कुछ आदमी टिप्पणी करे। बीच में कभी ऐसा नहीं था, कुछ 3 साल का दौर रहा इमरजेंसी का, जब ये बात होती थी। पहले गीत महत्वपूर्ण होता था, फिर आता था वीर रस, फिर आता था हास रस। आज हास्य महत्वपूर्ण है, वीर रस महत्वपूर्ण है, गीत गौण हो गया है। जबकि कवि सम्मेलन को पहले राजा गीतकार होता था। आप इतने वर्षों से यहाँ हैं, तो और आपको ईश्वर के आशीर्वाद से काफी प्रसिद्धि भी मिली है, आपने एक स्थान एक मुकाम बनाया है। अगर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं कवि सम्मेलनों की, तो 3-4 नाम स्वतः ही मस्तिष्क में आ जाते हैं। उनमें से आप एक हैं जिन्होंने कवि सम्मेलनों को विस्थापित किया है अगर कहा जाए तो। क्या ऐसा हुआ है कि किसी को कभी आपसे ईर्ष्या हुई हो? रही होगी तो मेरे सामने तो कोई व्यक्त करेगा नहीं। मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है कोई अच्छा लिखने वाला किसी भी फील्ड का हो, वो मंच पर आ गया है। आज मंच पर ये कि तो मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊं। हाँ, बार्टर सिस्टम
का है प्रवेश, कोई अच्छा लिख भी रहा हो तो उसको इसलिए नहीं बुलाएंगे कि इसके पास कोई आयोजन ही नहीं है, फायदा क्या बुलाने से। मतलब कमर्शलाइजेशन हो रहा है बाजारों का। देखिए बाजारूपन है हर एक चीज में, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाजारूपन, बाजार आता है हर एक चीज में, बाजारूपन नहीं आना चाहिए। बाजार हो ठीक है, बाजारूपन नहीं आना चाहिए, अब वो आ गया है। एक तो कवि सम्मेलनों का एक पारंपरिक तरीका रहा है कि कवि सम्मेलन जो होते हैं एक तरीका हुआ है उनका, अब एक नया तरीका आया है बुक माई शो के माध्यम से, तो आप उसे कैसे देखते हैं? मैंने अभी तक उसमें हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर मुझे लेना पड़े। तो आप उसको स्वीकारते हैं कि ये परिवर्तन अच्छा है? बुक माई शो का मतलब ये कि आप अकेले के पास इतना मैटर तो होना चाहिए कि आप बोल सके, आप बोल सकें। बुक माई शो में आजकल जो उतने भी लोग हैं 99% वल्गरिटी और डबल मीनिंग वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। उसकी युवा पीढ़ी उसकी श्रोता होती है और वो उसमें गाली गलौज सब कुछ चलता है, तो बुक माई शो भी साफ सुथरे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उस चीज से मैं नहीं पसंद करता कि भाई लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन उसमें एक साफ सुथरापन होना चाहिए। कवि सम्मेलनों में अभी एक चीज और आई है कविताओं के क्षेत्र में कि धर्म आधारित रचनाएं ज्यादा होने लगी हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे किसी धर्म के प्रति कोई वितृष्णा भी नहीं है, मैं हर धर्म को श्रेष्ठ मानता हूं। मैं अपने धर्म की तारीफ करूं मुझे कोई बुरा नहीं लगता, दूसरे धर्म की बुराई करूं ये गलत चीज है। आप अपने धर्म की अच्छाई व्यक्त कीजिए, कौन बुरा करता है, लेकिन कि उसे किसी दूसरे धर्म को आप खराब बताएं ये गलत चीज है। हर एक के धर्म का अपना मान सम्मान है, हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम दूसरा, हमारा धर्म इसलिए अच्छा कि दूसरा खराब है, उसकी गलतियों से हम अच्छे नहीं हो सकते। कवि सम्मेलन में आप कोई कविता सुना रहे हैं और आपके श्रोताओं में जो लोग बैठे हैं उसमें से कोई एक राजनीति पक्ष का, विशेष राजनीतिक पक्ष का व्यक्ति बैठा है और आप व्यंग्य सुना रहे हैं, तो क्या आप अपने जो उसको बदल देते हैं कविता को कि नहीं, जो व्यक्ति बैठा है इसको ठीक नहीं लगेगा? मैं कविता नहीं बदलता हूँ, क्योंकि मैं आलोचना करता हूँ, विरोध नहीं करता किसी का। तो कभी प्रतिक्रिया आती है वहां से? मेरे ख्याल से आज तक नहीं आई। लोग उसको अपनाते हैं, सुनते हैं? हाँ, आलोचना को तो सुनना चाहिए, विरोध की बात अलग होती है। मैं किसी का विरोध करता ही नहीं, आलोचना करता हूँ हर एक की। और मैं जो व्यंग करता हूँ वो चौकीदार वाला करता हूँ, क्षत्रिय वाला नहीं करता कि जो घायल करे। चौकीदार वाला करता हूँ कि जागते रहो। अभी जैसे युवा पीढ़ी है वो आपको देखती है, आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखती है, उन्हें भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है ये समझने की कि अगर किसी मंच पर हम खड़े हैं तो हमारे जो श्रोता हैं हमें उनके भी सम्मान का ध्यान रखना है। तो आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे कि अगर आपके सामने जो श्रोता बैठे हैं उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए भी आपको सच को कैसे कहना है? मैं ये नहीं देखता जनता क्या सुनना चाहती है, मैं ये देखता हूँ जनता को क्या सुनना चाहिए। उनकी पसंद और नापसंद से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं वो सुनाऊंगा कि जो उनको सुनना चाहिए, ना कि वो जो सुनना चाहते हैं। किसी राजनेता पर कभी कोई कविता लिखी है? मेरे ख्याल से सिस्टम पर लिखनी चाहिए, व्यक्ति पर नहीं, व्यवस्था पर लिखनी चाहिए। व्यवस्था कांग्रेस हो अगर खराब है तो वो भी वही बात कविता में आएगी, दूसरी पार्टी आएगी तो भी वही बात आएगी। व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, व्यवस्था पर कभी भी कमेंट कर सकता हूँ, व्यक्ति पर क्या करना, आज आएगा कल चला जाएगा। कवि सम्मेलनों में सरकारों का या राजनीति का एक विशेष स्थान है, तो सरकारों ने कभी कोई ऐसा लगता है आपको कि अपना योगदान दिया है कवि सम्मेलनों के प्रति? सरकारों का क्या योगदान होता है, वो कभी सुन कर आती है। जैसे किसी मंत्री को बुलाना हो, उस मंत्री के नाम से तो भीड़ आएगी नहीं, कभी स्वयं करा दो, कम खर्चे में भीड़ भी आ जाएगी और उसका सम्मान भी हो जाएगा। तो और नहीं लगता आपको कि इससे बेहतर होने चाहिए काम कवि सम्मेलनों के लिए? जो काम बेहतर उनको सोचना चाहिए, उसका मैं क्या सोचूं?
मैं अपना काम ठीक करूँ या उनका ठीक करूँगा। मुझे किसी को ठीक नहीं करना, मुझे अपने आप को ठीक रखना है। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं इतना ही सुधारक हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। दूसरा कौन क्या कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा गलत कर रहा है तो अगली बार से जहाँ वो होगा वहां मैं हाँ नहीं भरूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग मेरी वजह से आए जहर वो उगले। आज के युवा बच्चों को जो नए हैं लेखन जो कर रहे हैं या कवि मंचों पर आना चाहते हैं, उन्हें आपको क्या लगता है कि इन विषयों को अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए? मैंने बताया ना पहले, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। उनकी अफसोस अपने निर्णय लेने चाहिए। मैं एक ही सबसे कहता हूँ, संदेश एक ही है मेरा कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बच कर रहो। अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता पैदा करो। अभी आपने कहा कि कवि सम्मेलनों में गुटबंदी हो गई है, बार्टर सिस्टम हो गया है, तो इसका प्रभाव उन बच्चों पर नहीं पड़ता जो नए हैं, जो आना चाहते हैं मंचों पर? तो उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने लिए जगह बनाए इस व्यवस्था के अंदर? नहीं, जगह तो तब बनाएंगे 3-4 कवि सम्मेलन वो ऑर्गेनाइज करें। इसके अलावा कोई और क्या रास्ता होता है जब सिस्टम ही हो गया। अच्छे कई लेखक हैं, अच्छे कई कवि हैं जो आज उनके पास प्रोग्राम नहीं है। नहीं लिखने वालों के पास 1000 प्रोग्राम है, क्योंकि उनका एक सिस्टम है। वो हर ऑर्गेनाइजर को जा रहे हो सड़क पर या उसके शहर से निकल रहे हो, अरे भाई साहब बहुत याद आ रही है आपकी, कई दिनों से भाभी जी के पराठे याद आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप ये कहना चाहते हो कि मुझे कब याद कर रहे हो, कब बुला रहे? मैं आज तक किसी को फोन नहीं किया मैंने, ना किसी से कभी समय की बात करता हूँ। 60-70 साल तो निकाल दिए और निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आप इस कवि सम्मेलनों में सबसे वरिष्ठ कवियों में से एक हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या योगदान होना चाहिए या हो सकता है या आपने दिया है कवि सम्मेलन? मैं कोई योगदान करूं चाहे नहीं करूं, लेकिन कवि सम्मेलन को बिगाड़ने में कोई योगदान नहीं करूंगा। मैं निर्माण करूं चाहे नहीं करूं, मैं इसको खंड खंड नहीं करूंगा। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। वो एक महिला मिली थी मुझे, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी, तो उसने मुझे पूछा कि विश्व शांति हो जाए तो एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए कोई रास्ता आप बताइए। मैंने बता दिया एक लाइन में कि कुछ मत कर, तो खुद शांत रहे, बस विश्व शांति अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। आप अपने आप को ठीक रखो, दूसरों को ठीक करने की क्यों कोशिश करो? लेकिन लोग तो लगे हैं दूसरों को सुधारने में। हाँ तो ठीक है, फिर 5-5 हजार करोड़ के संत लोग मालिक बने बैठे। संत का क्या मतलब? प्रॉपर्टी से राजाओं की तरह से बैठे, संत कहाँ रहे? लेकिन अब तो संतों का ही बोलबाला है इस वक्त। नहीं बोलबाला हो, धर्म इंडस्ट्री नहीं है ना, धर्म तो सेवा है। 4 चीजें इंडस्ट्री सर्विसेज थी मुल्क में, एक तो धर्म, एक चिकित्सा, एक राजनीति और धर्म शिक्षा। सेना हमारी सेना नहीं, धर्म, चिकित्सा, राजनीति और एक और भी है। 4 इंडस्ट्री हो गई है। धर्म भी इंडस्ट्री हो गया, राजनीति भी इंडस्ट्री हो गई। अच्छा, शिक्षा कहना चाह रहे हैं? शिक्षा भी इंडस्ट्री हो गई और चिकित्सा भी इंडस्ट्री हो गई। सर्विसेज आज की तारीख में वो है जो एक आदमी कारखाना खोलकर 100 लोगों को नौकरी देता है। इन रियल सेंस वो मंदिर है जहां ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा होती है। मंदिर में हमारी बनाई मूर्तियों की पूजा होती है। अभी आपने शिक्षा का जिक्र किया, मंचीय कवियों को और साहित्यकारों को अलग अलग माना जाता है। मंचीय कवियों को साहित्यकार क्यों नहीं माना जाता? अलग माना जाता है।
क्या कारण है इसका? लेखन तो दोनों कर रहे हैं। लेखन दोनों कर रहे हैं, लेकिन साहित्यकार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जो साहित्य लिखते हैं, एक तो सबसे बड़ी उनकी दिक्कत क्या है, वो कहते हैं कि हम स्वयं सुखाए लिखते हैं, अपने सुख के लिए संत लिखते सुखाए, हैं। हाँ। जब स्वयं सुखाए लिखते हो तो किताब क्यों छपा रखी? आप कविता लिख लो, सुख ले लो, बैठ जाओ घर में। आप उस भाषा में लिखते हो जो भाषा आम आदमी के पसंद की नहीं है। जब आम आदमी को पसंद नहीं है तो साहित्य का मतलब है जो सबका हित करे। स्वहित का साहित्य नहीं कह सकते। उर्दू में सबसे बड़ी बात है मुशायरे में, उनका मंच का कवि भी एक है और साहित्य का कवि भी एक है। एक किसी भी मुसलमान को, गरीब भी हो, उसे अपने शायरों के नाम याद होंगे, शायरी का शौक रखता होगा। लेकिन हिंदी के पीएचडी जो किसी और विषय में करें तो उन्हें हमारे साहित्यकारों के नाम भी याद नहीं होंगे। उन्हें निराला का नाम नहीं होता, उन्हें बच्चन का नाम नहीं याद होगा। ये फर्क है। इनकी तो निराला जी और बच्चन जी का आपने नाम लिया, तो हम इनकी तो जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं। हाँ, आज के कवियों की तो नहीं हमें दिखाई देती, और विशेषकर मंचीय कवियों की। हाँ, तो इसलिए नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है? होना चाहिए उन्हें भी वहाँ। उन्हें तो वैसे लिखेंगे तो हो गया ना। आपने इतना लिखा है, आपके व्यंग्य अभी दैनिक भास्कर में भी नियमित प्रकाशित हो रहे हैं, आपकी व्यंग्य की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, लेकिन आपने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं करवाई अभी तक। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार मुझे लगता है कविता है ही नहीं। फिर दूसरे मेरी जितनी भी 90% कविताएं हैं वो राजस्थानी में हैं। और कविता में सबसे बड़ी बात ये, सुनने का आनंद अलग होता है, पढ़ने का आनंद अलग होता है। तो जो कविता पढ़ने में सुख नहीं दे उसे छपवाने से क्या फायदा। व्यंग जो है वो सुनने में सुख नहीं देगा, पढ़ने में सुख देगा, क्योंकि एक पंक्ति अच्छी लगी तो दोबारा तिबारा भी पढ़ेगा। कविता के साथ वो बात नहीं है। इसलिए फ्री वर्स की पोएट्री जो है वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन गीत अगर होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके साथ, गीत के साथ गेज जुड़ा हुआ है। उसके साथ होगा तो फ्री वर्स की पोएट्री से 1000 गुना ज्यादा सुख देगा आपको। जैसे कई फिल्मों के गाने हैं, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। पढ़ लो तो क्या लगेगा, कुछ नहीं, और गाओ तो ऐसे लगेगा बम्बार्ड कर दिया उसने। रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, तैने दिल मुझको दिया। रमैया बस्ता भैया का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गीत के साथ, जैसे नीरज जी के भी गीत है, वो सब गीत है। और शायरी जो है, क्योंकि 2-2 लाइन की होती है, उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, और वो अगर तरन्नुम में गाए जाए तो भी अच्छा लगेगा, और फ्री वर्स में भी पढ़ी जाए तो भी अच्छी लगेगी। लेकिन गीत के साथ वो स्थिति नहीं होती, वो उसका जो महत्व बढ़ता है गीता से आता है, उसमें ही बढ़ता है। इसलिए 90% पहले मुशायरों के कवि सम्मेलन 90% लोग गाकर पढ़ते थे शायर। आज 90% फ्री वर्स में, मतलब बिगड़ गए, तहत में पढ़ते, जिसको राहत इंदौरी वगैरह जो थे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कहने का ढंग अपना अलग होता है। ऐसे नहीं सपाट तरीके से आप बोल दिया करें उसको। हाँ, सबने अपनी एक शैली बनाई है। हाँ। अभी हम बात कर रहे हैं भाषा की, उर्दू की भी बात की आपने और अब हिंदी की भी बात हुई, और आप कई जो राजभाषा समितियों के पदों पर भी आप रहे हैं। हाँ। वर्तमान में एक विवाद बड़ा चर्चित हो रहा है, भाषा का विवाद, कि भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसमें भारत की अन्य भाषाओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और जबकि कहीं से आता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इस पर आपका क्या मत है? पहली बात, ये संकट पैदा ही नेताओं की वजह से हुआ है।
14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हैं? मेरा मानना है जब ये निर्णय लिया गया तब होना निर्णय ये था, भारतीय भाषाओं का एक दिवस होता, ना कि हिंदी का। उस दिन हिंदी का भी होता, उस दिन मराठी का भी होता, उस दिन गुजराती का भी होता। हिंदी का अलग बना करके दूसरे भारतीय भाषाओं को लगा कि हमारी दुश्मन हिंदी है। अगर भारतीय भाषाओं का एक दिवस होता तो सारी भारतीय भाषा उस दिन उसको अपने उत्सव को मनाती, तो ये कटुता पैदा नहीं होती। उसके बाद भाषाओं के नाम पर राज्य बने। अगर ये बात नहीं होती तो भाषाओं के नाम पर राज्य नहीं बनते। हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया उसका। मैं तो कहता हूँ एक दिवस जो है भारतीय भाषाओं का होना चाहिए और एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। सारे संसार की सभी भाषाओं का एक दिन होता, तो ये जो कटुता एक दूसरे की प्रति हो रही है वो नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो किसी भी राष्ट्र की कोई एक भाषा तो होनी चाहिए जो उसका प्रतिनिधित्व करती हो। जो भाषा लोकप्रिय होगी अपने आप प्रतिनिधित्व करेगी। आपको कौन होते हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे? जो जैसा चल रही थी चलते देते। जैसे हिंदी में बड़ा योगदान फिल्मों ने किया ना, दक्षिण भारत का हर व्यक्ति हिंदी जानता है पर बोलता नहीं। पर लेकिन जब सरकार इस बात को अपने हाथ, सरकार क्यों ले इस बात को अपने हाथ में? जो भाषा जितनी तरक्की करी है करती रहे। सरकार जब अपने हाथ में लेती तब उन लोगों को लगा कि हमें अपमानित किया गया। हमारा काम है क्या? आप भारतीय भाषाओं को, हिंदी को लेकर के ये करेंगे, हिंदी दिवस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये नाटक बंद करो। जो भाषा जितनी सशक्त होगी अपने आप अपना स्थान बना लेगी। आप कौन होते हैं स्थान बनाने वाले? और तब हिंदी ज्यादा तरक्की करती बनस्पत आपकी। तो भाषा वही तरक्की करेगी जो पेट से जुड़ेगी। जो भाषा पेट से नहीं जुड़ेगी वो कोई तरक्की नहीं कर सकती। आज भाषा की बात करो, आज तक आप लिपि का संकट है। हर भाषा के लिए लिपि का संकट है। हिंदी के लिए लिपि का संकट है। आप कैसे भाषा की तरक्की करोगे? लिपि खत्म हो रही है। उर्दू की लिपि लगभग खत्म हो चुकी है। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं उस लिपि में? गालिब जो है हिंदी में ज्यादा बिका जाता है कविता बनस्पत उर्दू में अगर लिखी जाए तो जितने भी उर्दू के शायर हैं वो अपनी किताबें हिंदी में प्रकाशित कराते हैं। कुछ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आपने कोई ठेका ले रखा है इस भाषा की, हम मदद करेंगे, इस भाषा की ये करेंगे? आप छोड़ दीजिए, भाषाओं को अपने लेवल पर देखा जाए, फिर हर भाषा तरक्की करेगी। आप भी एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और एक फ्रेज है कि शो मस्ट गो ऑन। ऐसी कोई स्थिति आई है कि घर में कोई या जीवन में कोई ऐसी समस्या थी और शाम को मुझे एक कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति देनी है, तो एक मनस्थिति होती है इंसान की कि वो अंदर से तो टूटा हुआ है लेकिन मुस्कुराना है उसे। तो ऐसी कभी कोई स्थिति बहुत आई है। कोई बताना चाहेंगे? मेरे 4 लाइन के कार्यक्रम होते थे बम्बई में, टिकट शो, और लगभग 200 के लगभग हुए, जिसमें भास्करण रटल, मैं और श्याम ज्वालामुखी और क्योंकि शरद जोशी। अब शरद जोशी को कैसे लिया जाए, बहुत बड़ा नाम है, तो अध्यक्षता उनसे करवाती थी। जिस दिन बम्बई में कार्यक्रम था, मैं बम्बई पहुंचा तो पता लगा शरद जोशी का देहांत हो गया। तो मैं वहाँ शमशान घाट गया, सारी रस्म पूरी की और फिर रात को 6 बजे बिरला में प्रोग्राम था। 5 बजे तक 4 बजे तक रस्म पूरी करके 6 बजे मैं बाकी कवियों को भेज दिया था। मैंने, तुम शुरू कर देना, लेट हो जाए तो मैं बाद में पढ़ दूंगा। और वहाँ मैंने पढ़ी। टिकट शो था, मंच पर 3 लोग थे और अंत में मैंने यही कहा, जिसके कंधे पर मेरा कोई ये कार्यक्रम चलता था उसको मैं कंधा देकर आया हूँ आपके बीच में। पहले मैंने बताया भी नहीं, लास्ट में मैंने ये कहा, खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी। दुख आपके व्यक्तिगत होने चाहिए, सुख सार्वजनिक। हम लोगों ने सुख को
व्यक्तिगत कर लिया और दुख को सार्वजनिक कर दिया। राजनीति से भी आप बहुत गहरे जुड़े हैं। हाँ। स्वाभाविक है, अपने जीवन में बहुत राजनेताओं के साथ आपकी मुलाकातें होती होंगी, तो उनसे जुड़ा कोई ऐसा प्रसंग है जो हमें सुनाना चाहेंगे आप? मेरे लगभग सबसे ही जुड़ाव रहा। वाजपेयी जी से भी रहा, राजीव गांधी से भी काफी रहा, इंदिरा गांधी को भी मैंने कविताएं सुनाई, जिसमें उनके घर पर जब वो चुनाव हार गई थी 12 विलिंगडन क्रिसेंट के ऊपर, और शंकर दयाल शर्मा के यहाँ राष्ट्रपति भवन में हर साल कवि सम्मेलन कराते थे, उनसे भी जुड़े संबंध रहे। तो कोई ऐसी रोचक कोई घटना जो आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, वो वाजपेयी जी की रही है कि वाजपेयी जी को जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं बुलाने गया था, तो उन्होंने कहा कि आ जाऊंगा कोई सुनूं, लेकिन कविता नहीं पढ़ूंगा। वो लिखते भी थे? लिखते भी थे। और पालकटोरा में प्रोग्राम था और उन्होंने आशीर्वचन में भाषण दिया काफी, और बैठ गए। पब्लिक ने आवाज लगाई, कविता कविता कविता। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने पब्लिक में माइक पर जाकर कहा कि देखिए, मैं कह कर आया हूँ कि मैं इनसे कविता नहीं पढ़ूंगा, तो आपको मेरी सम्मान रखना चाहिए कि मैंने जो वादा किया है उसको मैं निभाऊं। वैसे भी मैं बता दूं आपको कि कवि चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तो फिर वाजपेयी जी को दूर करके आए, उन्होंने कविता पढ़ी। आप इतने चर्चित व्यक्ति हैं और आप अपने जैसे लोगों से मिलते भी होंगे, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको पहचाना ही ना हो? कभी तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाया। जिंदगी भर औरों से बात करते हुए निकल गई, अपने को जानने का वक्त कहाँ मिलता है। अपने आप से बातें नहीं करते? अपने आप से बात कौन करता है? अपने आप से बात करे तो पूरे मुल्क में कोई भी बुराई नहीं हो। यही कारण है दुनिया इतनी खाली है। तो अपन अपने आप को, तो अपना मूल्यांकन तो करते ही नहीं, हम तो दूसरे का मूल्यांकन करते हुए जिंदगी बिता देते। कवि सम्मेलनों पे मैं एक बार फिर से आती हूँ कि कवि सम्मेलनों के 100 वर्षों या आपके अनुसार 60 से अधिक वर्षों में कोई ऐसा दौर आपने देखा कि जिसे आप कहेंगे कि ये कवि सम्मेलनों का सर्वोच्च और उत्कृष्ट दौर था, या कोई एक ऐसा दौर कि जो सबसे बुरा दौर था कवि सम्मेलनों का? अब जो दौर चल रहा है, बुरा दौर ही चल रहा है, अच्छा दौर नहीं चल रहा। क्योंकि अब कविता वो लिखी जा रही है जो जनता सुनना चाहती है, वो नहीं लिखी जा रही जो उनको सुननी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध तो हमने बच्चों को हिंदी पढ़ाना बंद कर दिया। जब बच्चे हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो कविता अच्छी कहाँ से सुन पाएंगे, साहित्य कहाँ से जान पाएंगे। 9th के बाद आपने हिंदी पढ़ानी बंद कर दी। 9th के बाद में आप दूसरी भाषा भाषी भी, मराठी वाले ये सब हैं, बच्चे को नहीं, तो उनके साहित्यकार को वो कहाँ जान पाएंगे। तो दौर तो बहुत खराब इसलिए है कि मैं अपने ग्रैंडसन को कहूँ 29 रुपये लिया, तो वाट 29? हाँ, नहीं मालूम। फिर और बड़े से बड़े साहित्यकार के बच्चे पूछ लो, उनको नहीं मालूम। नहीं मालूम। और फिर हम आरोप लगाएं, कैसे होगा? बच्चे तो वही, ऑडियंस तो वही है ना जो 9th तक हिंदी पढ़ी है, उसको कविता से क्या लेने दो। उसको तो वो चीज़ है जो कि इसमें मजा आ जाए बस, उसकी गूढ़ता गंभीरता को वो क्या जानेंगे। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं IAS ऑफिसर हैं जो संस्कृत में बात करते हैं, अब हिंदी में भी बात करने में उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए उसका खराब दौर चल रहा है। पहले हिंदी को जाने, फिर हिंदी के साहित्य को जाने, ये तो बहुत लंबी दूरी हो गई। अब तो हम लोगों को भाषा जो है इतनी करवा रहे हैं कि क्लर्क बन जाए, नौकरी करने लायक बन जाए, और इसके ज्यादा हम बच्चों को चाहते भी नहीं है। कवियों को क्यों अभी तक इसमें, अगर कोई कहता है कि मुझे कवि बनना है
तो इसको कोई नौकरी या किसी व्यवसाय या पेशे के रूप में तो देखा ही नहीं जाता। क्योंकि उसे मालूम है ना कमीशन में पैसे मिल रहा, इसलिए करना चाह रहा है। कल को कमीशन में, पहले हमने तो 21 रुपए में कमीशन में शुरू किया था। बॉम्बे में जाते थे, 500 रुपये माल मिलते थे, 3rd क्लास में बैठकर, टॉयलेट के बाहर रिजर्वेशन नहीं होती तो बैठकर जाते थे। आने जाने का भाड़ा भी 500 में शामिल था। धर्मशाला में रुकते थे और ढाबे की पर्ची दे देता था ऑर्गेनाइजर कि वहां जाकर खाना खा लेना। और उस समय कविता भी थी। अब लोगों को लग्जरी चाहिए। लग्जरी, अब बिगर हवाई जहाज के तो कोई ट्रेवल नहीं करता। मतलब कवि सम्मेलनों में भी अब दिखावा ज्यादा हो गया है, नहीं साहित्य कम हो गया है। भाई, वो जब हर जगह ऐसी बात हुई है तो हमें क्यों नहीं मिले? और फील्ड के लोग पहले क्या थे, जो फिल्मी गीत लिखे जाते थे उसके एक मीनिंग होता था ना। अब तो हर चीखने वाला गायक हो गया। हर अच्छे गीत को बिगाड़ करके पढ़ने वाले प्रसिद्ध हो रहे हैं। उसकी धुन को भी बिगाड़ देंगे, उसको सब कुछ बिगाड़, वो पॉपुलर गीत चले यार। अभी मेरा प्रश्न ये है कि कवि होना एक पेशे के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता? कभी आप अगर बच्चे से किसी से पूछे या माँ बाप से पूछे तो वो कहेंगे कि इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा मैं अपने बच्चे को, या उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो कुछ वकील बन जाए। लेकिन कभी किसी से आप ये नहीं सुनेंगे कि हाँ ये बिग कवि भी बनना है आगे जाकर। तो ये पेशे के तौर पर कवि होना अभी भी नहीं। अगर हिंदी जानकार वाला कवि बनेगा तो जिसने भी हिंदी में जिन्होंने पीएचडी की है सारे कवि होने चाहिए। उससे क्या मतलब है? अनपढ़ लोगों ने कविताएं लिखी, पढ़े लिखों ने पीएचडी की उन पर। हाँ, ये भी सही है। अंदर भाव आपके कविता का उपजता है कि नहीं उपजता? आप दूसरे के दुख दर्द को अपने आप में समाहित करके ही तो लिख सकते हैं ना। आपके दूसरे के दुख दर्द को आपने नहीं जिया, नहीं समझा तो कैसे लिखेंगे? फिर जो लिखेंगे वो बेकार की लफाजी होगी। अब तो ये कि कवि कोई बातें वही, एक ही चुटकुलों पर 20 कवि अपनी रोजी का चला रहे हैं। हाँ, सब एक दूसरे की सुन रहे, वो भी सुना रहा है, वो भी सुना रहा है। कभी आता है मंच पर, कौन कौन से चुटकुले हो गए ये पूछता है ताकि बाकी के वो सुना दोबारा ना हो जाए। हाँ। ये आपका एक फ्रेज बड़ा फेमस है, सिग्नेचर है आपका, 4 लाइनें सुनाए रहे हो। ये आपके ही लहजे में ज्यादा अच्छा लगता है, मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ। ये आया कहाँ से? क्योंकि 4-4 पंक्ति की कविताएं होती थी। अच्छा, तो ये तो 4 लाइन, क्योंकि राजस्थानी में, अच्छा, राजस्थानी में कविता लिखता था तो 4 लाइन सुना रहा। तो वो मारवाड़ी टोन में है ये? वो मारवाड़ी टोन। और पहले 4 लाइनें मेरी फेमस हाँ। होती थी, उसी नाम से कैसेट निकली। 4 लाइनों वाला कवि तो कहा जाता लगभग था आपको। 101 लिखे होंगे, अब तो भूल गया सारी की सारी। जो नोट कर ली, नोट करता ही नहीं था पहले, अभी भी याद रखते थे सब? याद रखता था, अब 90% भूल चुका हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी विरासत है जो खो गई हमसे। हाँ। एक अब बात और कहते हैं आप कि मेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? जब झगड़ा तो तब हो ना जब किसी बात का मैं जवाब दूं। जब कोई दूसरा कहे मैं एक्सेप्ट कर लूं, बस खत्म बात है, क्या झगड़ा होना? रिप्लाई करो ही मत। कह दिया आपने। हाँ, तर्क क्यों कर रहे हो? वो जो कह रहा है ठीक है, बस ठीक है। हाँ। आपका एक बड़ा मैंने सुना है कि महिलाएं सॉरी नहीं बोलती। वो अलग चीज है, वो तो कविताओं की अलग बात होती है, वो अलग बात होती हाँ, उसी पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बोलती? आपको ऐसा क्यों लगा, क्यों नहीं? उसे लगता मैं ही ठीक हूँ। हर महिला को लगता है पति को कुछ नहीं आता, चाहे वो राष्ट्रपति हो तो भी पत्नी कह दे तुम्हें तो अकल ही नहीं, पर क्या बात कर रहे। एक और है आपकी किताब जिसमें है बुद्धिमानों की मूर्खताएं। बुद्धिमान भी मूर्ख होते हैं? बुद्धिमान ही मूर्ख होते हैं, इसलिए होते हैं। मूर्ख आदमी की मूर्खता सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाती है। बुद्धिमान की मूर्खता संसार को नुकसान पहुंचाती है। जिसने एटम बम बनाई है बुद्धिमानों की मूर्खता है, जिसने हथियार बनाई है बुद्धिमानों की तो मूर्खता है।
मैं बेवकूफ हूं तो मैं अपने आप को ही नुकसान पहुंचाऊंगा, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक होता है भारत में कि गुजरात गुजरातियों का है, और महाराष्ट्र मराठियों का है, हरियाणा हरियाणवियों का है, तो भारत किसका है? हाँ, मैं सवाल उठाता हूँ, वो इसलिए उठाता हूँ कि आप लोगों ने विभाजन किए, क्यों प्रांत में बांटा? क्योंकि भाषाओं के नाम पर कर दिया। ये नहीं होता तो सिर्फ अलग ही होता, मध्य प्रदेश होता, उत्तर प्रदेश हुआ, इसी तरह के और प्रदेशों का नाम लिख लेते तो नहीं होता। ये नेताओं ने अपनी दुकान खोलने के लिए, पंचायत के चुनाव क्या है, अपनी दुकान खोली। जब पंचायत के चुनाव नहीं होते थे तो पूरे गांव में किसी की मौत हो जाती थी तो पूरे गांव को लगता था हमारे घर में मौत हुई है। अब पंचायत के चुनावों में भाई के खिलाफ भाई खड़ा है तो कटुताएं पैदा की। इन चुनावों ने सिर्फ कटुता पैदा करने का काम किया। तो आप क्या मानते हैं, चुनाव नहीं होने चाहिए? पंचायत के चुनाव नहीं हो, जितने कम चुनाव हो उतना भारत ठीक रहेगा। क्योंकि आज मुल्क को एक करके चलाने के लिए काबिलियत की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को तोड़कर चलाने के लिए मुल्क को कनिंगनेस की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी काबिलियत चाहिए पूरे मुल्क को एक करके चलने में। हम कनिंग हो गए। राजनीति जो है वो कनिंगनेस के सहारे चलती है। मैं सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहता कि मुझे मुल्क का भला करना, मैं इसलिए आना चाहता हूं कि मैं अपना भला करना चाहता हूं, अपने परिवार का भला करना चाहता हूं। आप कवि सम्मेलनों में भी रहे और जहां तक मुझे पता है आपने कुछ फिल्म्स में भी काम किया। हाँ, बॉलीवुड की फिल्म में भी किया और राजस्थानी मूवीज में भी काम किया। वहां का अनुभव कैसा रहा? मेरा मानना है जो अपने फील्ड का बादशाह दूसरे के चपरासी नहीं बनना चाहिए उसे। तो हम अपने फील्ड में जो महत्व हासिल कर लेते हैं। फिल्मों में गया, मनोज कुमार की फिल्म थी, राजस्थान की प्रभा ठाकुर ने बनाई, सब ने बनाई। तो उसमें क्या है कि आप अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकते ना। आप अपने फील्ड में तो हो, तो दूसरे का चपरासी क्यों बनो? राजनीति में जितने भी आए फिल्म स्टार, उनकी क्या हैसियत रही? कुछ भी नहीं रही। पहले भीड़ उनके पीछे भागती थी, अब वो भीड़ के पीछे भागने लग गए। तो हम जिस क्षेत्र में रहें, माने कि उससे बेहतर कोई भी नहीं है संसार में। तो इसीलिए आप राजनीति में भी नहीं आए? इसीलिए नहीं, क्यों जाऊंगा मैं प्रधानमंत्री की जी हजूरी करूंगा ना, या मुख्यमंत्री की जी हजूरी करूंगा जिस फील्ड में भी जाऊंगा। हैं 101 लोगों के जिनसे हाथ मिलाना नहीं चाहता उनके पैर छूने पड़ेंगे, मुझे क्यों छूंगा? चलिए, एक प्रश्न और है, हालांकि ये आपका व्यक्तिगत है कि आप मंदिर नहीं जाते। हाँ, तो भगवान से क्या नाराजगी? सिस्टम से, सरकार से तो समझ आता है। तो भगवान मेरे अंदर रहता है तो क्यों जाऊंगा? गंगा भी नहीं नहाते ना। ये तो माना जाता है कि हम हिंदू हैं तो गंगा नहाते हैं, मंदिर जाते हैं। मैं नहाता हूँ, गंगा में नहाता हूँ, क्यों नहीं नहाता? अच्छा। हरिद्वार में जाता हूँ, अच्छा। गीजर में गंगा का पानी आता है, उससे नहा लिया, वो भी तो गंगा का ही है ना। अगर किसी दिन भगवान सामने आ जाए तो क्या कहेंगे उनसे? हाँ, मैं उससे ये कहूँगा जो अपना काम है वो कर, मेरे काम में क्यों दखल दे रहा है? उसका काम है ठीक टाइम पर सूरज उग रहा है, हवा प्रदूषित नहीं कर रहा, जल प्यास बुझा रहा है, अग्नि अपना धर्म कर रही है, चांद निकाल रहा है, सब कुछ ये बड़े काम है उसके। मेरे पास आने के क्यों टाइम बर्बाद कर? फिर जब तू एक है, तुम आपस में एक क्यों नहीं करते? अपने आप को एक कर ले पहले। हमारे क्यों लड़वा रहा है ये बता? तू तो एक है वहां और हमें अलग कर रखा है धर्म के नाम पर। तेने इंसान बनाया तो इतना काम और कर ले, इंसानियत भी दे दे उसके साथ। हम वो तू देना भूल गया। तो सुरेंद्र जी, आपने इतनी सारी बातें हमसे की और आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी और कवि सम्मेलनों के बारे में भी। हम अपने आखिरी चरण की ओर हैं अपनी बातचीत के। बस मैं इतना और चाहूंगी कि आप जो बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं,
जो कवि सम्मेलनों में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपको सुने और कि इस बात को ध्यान रखें, तभी भविष्य उनका भी बेहतर होगा और साथ साथ भारत का भी बेहतर होगा? एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो ऐसी कविता लिखे, कवि में आना क्यों चाहते हैं, ऐसी कविता लिखें कि लोग उन्हें कवि में लेकर के आए। जब आना चाहते हो तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। कवि सम्मेलन में आप ऐसी कविता लिखें, लोग अपने आप को आपको अपने आप बुलाएंगे, ना कि आप उसमें घुसपैठ करें। अपने आप अच्छा लिखते रहो और मौलिक लिखो। आपकी सोच अपनी होनी चाहिए। आपकी मौलिक सोच नहीं है तो आप वही बात कर रहे हो जो दूसरे लोग करते रहे, जो आज अधिकांश कवि लोग वही बात कर रहे हैं। तो वही बात तुम करोगे तो तुम्हें कौन याद करेगा? एक नई बात लेकर के आओ। तो आपका रचनाशाला से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, इतनी सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद।